Good morning, students. Warmly welcome to class 10A, class 10B, all students. Okay, once again, Assalamu alaikum, good morning. I hope you are fine, quite well at your home. Okay. In the previous two lecture regarding Pak studies. Now time the chapter is in progress. जो हमारा chapter in progress है. Last time मैंने आप लोगों को previous two lessons में जो आप लोग अगर देखें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैकग्राउंड आपको बताया था. हिस्ट्री ऑफ पार्ट 1, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1. यू आर ऑल कैपेबल टू रीड इन ग्रेड 9. आपने 9 में उसको ऑलरेडी स्टडी किया है. प्री हिस्ट्री रिगार्डिंग पाकिस्तान, सब कंटिन्यूइंग टाइम एंड आफ्टर सेपरेशन. ओके, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हमने लास्ट टाइम रीड किया था मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के टेन्योर को किया था, जिसमें हम लोगों ने उनके मतलब शॉर्ट फॉर्म में उनकी पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया. About the nationalization in industries, about the nationalization of banks and insurance companies. Okay, and now the labor reform. जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भुट्टो साहब चूँकि लेबर यूनियन जो थी, लेबर तबका कहते हैं मजदूर को, वर्कर which is performing their duties in the different factories, industries, mills. Okay, so that's why भुट्टो साहब का जो सबसे एक बेसिक इंटेंशन था, ये कह सकते हैं कि वो कैबिनेट में इस चीज़ को डिस्कस करते थे, वो लेबर जो यूनियन थी उसके राइट्स के लिए बहुत काम करते थे. अगर उस टाइम के उनकी स्पीचेस के स्लोगन्स को देखें, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये उनका एक स्लोगन था जो आज भी पीपल्स पार्टी की मतलब जब कभी एड्रेस किए जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है. तो भुट्टो साहब ने जब रिफॉर्म्स में चेंजेस लेकर आए तो उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म था, दैट इज़ फॉर द लेबर राइट्स, लेबर एक्ट, labor union, the union for labor rights. Okay, in this power points में हम discuss करेंगे about the labor reforms. Okay, I read it and please use your highlighter or a lead pencil to underline the difficult timeline facts, underline the different power points and especially underline the different reforms. Most important for this questions part. Okay, Bhutto's government announced or declared the new labor policy on, please underline, 10 February 1972. This act is announced as a part of policy in 10 February 1972. The main PowerPoints are under number 1. The representatives of the labor were included in the administrative committee, which was responsible for running the affair of the factory. Okay, this is one point. Their representation was 20%. Underline the person. 20% of the total strength, just the total strength है, and they had the right, उनको ये right है, हक है, to check the accounts and stores, different accounts and store. They are being given a rights, is the right which is being part of policy, part of act policy for the laborers. They can use this right. Number 2, annual bonus जो होता है equal to the 1 month salary. अच्छा, भुट्टो साहब ने अपने दौर में जब मिल्स को नेशनलाइज किया, मिल्स ने जब लेबर राइट्स को मतलब कि कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ मिला, सिक्योर मिला, तो उसमें जो लेबर्स जो काम करती थी, ठीक है, उनके प्रेसिडेंट्स होते थे डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट जो फैक्ट्रीज थी, मिल्स थी, इंडस्ट्रीज थी, उनके डिफरेंट लेबर यूनियन बनाई गई और उसके अंदर जो मजदूर इत्तेहाद जो यूनिटी है उसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए उनके मतलब कह सकते प्रेसिडेंट होता था, वाइस प्रेसिडेंट होता था, जो अपने जो भी कोई उनके मोटिव्स होते थे, जो उनके पर्पस होते थे, दे मस्ट बी फर्दर प्रोसीड टू देयर डायरेक्टर्स, देयर मिल ऑनर्स. ओके, और इसमें बाकायदा तौर पर उनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स होते थे विद देयर पे, विद देयर सैलरी, मेडिकल फैसिलिटी फॉर देयर कैन से फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी की. जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं आपको दूँ कि इस वक्त अगर देखें कि सोशल सिक्योरिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, दैट फॉर द सोशल बेनिफिट्स फॉर द लेबर्स राइट, लेबर यूनियन में जो लोग रिलेटेड होते हैं, जो फैक्ट्रीज मिल्स में काम करते हैं, उनके प्रॉपर एक जो परमानेंट लेबर वर्कर्स होते हैं उनके कार्ड होते हैं. उस कार्ड के अंदर वो लोग बाकायदा तौर पर अपने लिए जो अपने राइट्स जो होते हैं उसकी जो मद्देनजर रखते हुए उनकी फैमिली के जो नेम होते हैं उसमें मेंशन होते हैं, एंड दे गेट अ फ्री ट्रीटमेंट फॉर द डिफरेंट डिजीजेस इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, स्पेशली द सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल. फिर उनकी पे के अंदर, वेजेस के अंदर बाकायदा तौर पे उन्हें बेनिफिट्स होते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं उसके होते हैं. अच्छा, फिर एनुअल इंक्रीमेंट उनको लगाया जाता था कि सालाना पे का जो मतलब कि इंक्रीमेंट है
वो लगाया जाए। इन चीज़ों को सबको बजट में डिस्कस किया जाता था। अभी भी जब हमारे यहाँ जैसे बजट आने वाला है तो लेट हो गया बल्कि बजट, आपको पता कोरोना के रिगार्डिंग इस वक्त जो सिचुएशन इतना टफ और इतना पैनिक बना हुआ है, तो लेबर यूनियन की जो राइट्स हैं उनके एक्ट को मद्देनजर रखते हुए लेबर की जो प्रॉपर पे होती है और उसका जो मंथली इंक्रीमेंट है या उसका एनुअल इंक्रीमेंट है, उसके रिगार्डिंग भुट्टो साहब ने काफ़ी हद तक उसकी अच्छी अनाउंसमेंट्स दी, जिससे लेबर यूनियन जो थी या लेबर जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, स्पेशल बोनस वर जो बेनिफिट्स थे वर आल्सो अनाउंस्ड इन केस द प्रोडक्शन इंक्रीज, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्शन इंक्रीज, पैदावार में अगर इजाफा होता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए। नंबर 3, द वर्किंग टाइम ऑफ द लेबर्स वाज रीशेड्यूल्ड। अच्छा, वर्किंग टाइम्स मिल्स के अंदर बाकायदा तौर पर वर्कर्स होती हैं, शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। इस लिहाज से उनकी जो वर्किंग आवर्स की जो भी टाइमिंग्स थी उनको रिजर्व किया गया, रीशेड्यूल करके उसको 48 आवर वर्किंग आवर विद इन अ वीक वर रेगुलेटेड इंस्टेड ऑफ 54 आवर। 50 और 54 आवर्स जो थे उसको लेस करके 48 आवर, यानी कि 48 आवर्स में उसको रिजर्व किया गया कि लेबर्स जो हैं इस टाइम के अंदर अपना मतलब अपने जो भी उनके डिपार्टमेंट है जहाँ जहाँ वो काम करते हैं, स्टिल बाउंड टू डू देयर वर्क। दे वुड बी गिवन एक्स्ट्रा टाइमिंग का एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ये भी कि बहुत आपको पता है कि हमारे माशरे में, जिस कंट्री में हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी में गरीब तबका बहुत है, पुअर कम्युनिटी। सो पुअर कम्युनिटी पीपल जो है द मोर एंड मोर एसोसिएट विद द डिफरेंट फॉर्म्स, इंडस्ट्रीज और मिल, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब। Also they are doing their job, that's one of the good point, but they are also be doing overtime there. अगर मिल की एक शिफ्ट में अगर एक मिल मुलाजिम जो है वो 8 o'clock अपनी चेकिंग होता है अपनी फॉर्म में, अपनी मिल में, ओके, टेक्सटाइल में जहाँ भी वो काम करता है, तो उसके बाद जब उसका अपना प्रॉपर टाइम कंप्लीट हो जाता है, जिसका जो जॉब टाइम होता है, जब इसके वर्किंग आवर्स होते हैं 48 आवर्स के हिसाब से, तो उसके बाद अगर वो फर्दर अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा गेन करना चाहता है तो वो नेक्स्ट शिफ्ट में भी काम कर लेता है। इसके लिए बाकायदा तौर पर मिल्स के अंदर इजाज़त होती है, या जो उनके डिपार्टमेंट को लीड करते हैं उनको बताना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वर्क भी बताना पड़ता है, उनका नेम एंटर होता है। तो रूल्स बहुत चेंज हो चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के, मगर देखिए पहले कुछ और रूल्स होते थे। लेबर एक्ट में डिफरेंट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट चेंजेस आए और इस एक्ट को विद द बेस्ट ऑफ टाइम साथ साथ ऑर्डिनेंस जो है वो प्रूव करती, जो भी गवर्नमेंट है, प्रीवियस गवर्नमेंट देन एक्स प्रीवियस गवर्नमेंट, उनके राइट्स होते हैं। नंबर 4, एवरी लेबर would have the rights of old age pension. Please mention this one good point. Insurance and guarantee. अब क्या होता है कि जो अच्छी फॉर्म्स होती हैं, मिल्स होती हैं, टेक्सटाइल होती हैं, वो अपने मुलाजमीन जितने उनके यहाँ काम करते हैं उनको इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं। फिर उनकी ओल्ड बेनिफिट एज जो होती है, मीन कि जब वो रिटायर होते हैं तो उनको उनकी पेंशन मिलती है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखी जाए कि बहुत सारी जैसे MTM ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सितारा केमिकल्स, ओके, वेल नोन फॉर्म्स इन फैसलाबाद, एंड दे आर बी प्रोवाइडिंग वन ऑफ द वेल अपॉर्चुनिटी फॉर देयर लेबर्स। वो अपने जो लेबर्स होते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। एवरी ईयर्स को बहुत सारे मुलाजमीन को पूरा अंदाजी करके बाय द स्पॉन्सर ऑफ डिफरेंट अदर रिसोर्सेज उम्रे के लिए भेजते हैं, हज के लिए भेजते हैं, उनके बच्चों के लिए अच्छी मेडिकेशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब लोग इन जो चार्म्स या अट्रैक्शंस उनको मिलती हैं वो और ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं अपने काम को ज़्यादा से अच्छा, वर्क अपनी को ज़्यादा से अच्छा दिखाने के लिए। फिर इन केस अगर कोई लेबर पर्सन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग जॉब, ओके, ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंटल डेथ, वट एवर सो द कॉज, तो उसके घर में जो कोई उसका कफील होता है, जो मतलब काम नहीं करता, उसका बेटा है या बेटी है, उसके लिए जो फॉर्मर्स लोग होते हैं उनके वो उनको बाकायदा तौर पर फर्दर अच्छी कोई जॉब ऑफर करते हैं, उनको जॉब देते हैं, और वही जो बेनिफिट्स उसके फादर या ब्रदर या जो फैमिली मेम्बर के होते हैं वो सेम ट्रांसफ़र कर देते हैं। नंबर बड़ा अच्छा पॉइंट है। फिर ये भी होता था कि जब डिफरेंट हमारे रिलीजियस ओकेजन्स आते थे, ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा या रमज़ान आता था, तो उसमें मुलाजमीन के लिए बाकायदा तौर पे गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे, उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए उन्हें ईदी दी जाती थी, बोनस पॉइंट्स दिए जाते थे। फिर उन्हें तोहफ़े के तौर पे उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए कपड़े दिए जाते थे, ईद पैकेज का राशन दिया। अभी भी ऐसा होता है, ये बात नहीं कि अगर उस वक्त ऐसा होता था। प्लीज़ कीप इन माइंड मैनी थिंग्स आर सेम एज इन द पास्ट, एज इन द सेम इन द पास्ट नाउ इन प्रेजेंट टू।
डिफरेंट इसमें फॉर्मेशन हो चुकी हैं जिसको आप चेंज ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन दैट आर पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज ऑलरेडी आई डिस्कस विद यू अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। आई टेल यू अबाउट द सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम के। इस स्कीम के थ्रू जो पेशेंट्स हैं, खास करके जो लिवर पेशेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक कोई लिवर मजदूर है, उसकी बीवी बीमार है, उसका कोई लिवर इशू है, कोई हार्ट इशू है, दे कैन not capable to manage by the different other medical facilities, high medical facility or private medical scheme. They directly access or approach to the social security dispensaries, hospitals. Okay, there mega different projects like in Lahore, in Karachi. जैसे फैसलाबाद में हमारे हॉस्पिटल ये आप देखिए मदीना टाउन रोड पर बिल्कुल कॉर्नर पे ईमार्ट के सामने सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है। फिर इसका अगर आप डिस्पेंसरी देखें तो पीपल्स कॉलोनी साइड पे आता है, और बहुत सारे जो लेबर्स हैं, उनकी जो भी फैमिली इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, दे कैन इजीली बी असेस और अप्रोच देयर, वो वहाँ से जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं। ओके, वुड बी गिवन टू द लेबर्स एंड इट वुड बी पेड फॉर द ऑनर्स। और ये इनके जो मिल मालिकान जो होते हैं उसका सालाना जितना भी मेडिकल का, जितना उनका हेल्थ का जो अलाइंस उनको देना होता है वो उनके ऑनर्स देते हैं, वो नहीं देते। ज़्यादा मजदूर है, उसके कार्ड बना है, उसके कंप्यूटराइज कार्ड है, उसकी पिक्चर बनी हुई है, उसके फैमिली के नाम लिखे हुए हैं, उसके मतलब कि मिसेस का नाम है, उसके बेटे का, बेटी का, जो उस पूरे पे लीड करते हैं। Okay, please highlight this point. Number 5, every laborers would be provided with residential and educational facility. Medical checkup would be mandatory. Free education, up-to-date matriculation metric scheme of the at least one child was the responsibility of the factory. जी, अक्सर जो अच्छी फैक्ट्रीज हैं, जो बहुत अच्छी वेल नोन फैक्ट्रीज हैं, वो अपने जो लेबर्स होते हैं, मतलब जो अपने मजदूर तबका होता है, इन्हें हाउस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोहिनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देखिए, अब तो ये बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल सम अप हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसका एक बड़ा नाम था। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लेबर राइट्स के लिए बड़े अच्छे एक्ट्स थे, ठीक है। इन्होंने मजदूरों के लिए कानूनीज बनाई हुई थी, उनको घर दिए हुए थे, उनके बच्चों की एजुकेशन थी, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद मिल के ही स्पॉन्सर से, जो मिल के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं, मेडिकल हेल्थ डिस्पेंसरीज थी, पोस्टल सर्विस के रिगार्डिंग पोस्ट ऑफिस था, जो भी मिल के अंदर जो उनकी सर्विसेज थी, बैंक्स बने हुए थे। अगर वो अच्छे वेल एजुकेटेड हो जाते थे तो उनके मिल के जो मतलब के ऑनर थे वो उन्हीं के बच्चों को वहाँ पे स्पॉन्सर देते थे एजुकेशन के राइट के लिए। फिर जैसे कोहिनूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में देखें, बच्चियों का एक स्कूल है कोहिनूर गर्ल्स हाई स्कूल, वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब वो स्कूल जो है वो चैरिटी बेस मतलब जो अदारे हैं वो या प्योर गवर्नमेंट हमारे जो इस वक्त अदारे हैं वो उसको चला रहे हैं, लेकिन उनको जगह दी गई, प्रॉपर्टी दी गई मिल के अंदर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया उस वक्त बनाने के लिए, वहाँ उसकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जैसे जैसे वो प्राइमरी स्कूल था, देन प्रमोटेड ऐसे मिडिल स्कूल, देन हाई स्कूल, जो भी इसके रैंक थे वो दिए गए। तो ये एक बड़े अच्छे मतलब कह सकते बोल्ड स्टेप थे लेबर यूनियन के लिए, उनके बच्चों की तालीम के लिए कि उन्हें कैसे फैसिलिटेट किया गया, उन्हें घर दिए गए, घर अच्छे थे, घर फैसिलिटेट किया गया। जैसे तो क्वार्टर हाउस शायद उसको कहते हैं, शायद ही बल्कि यकीन है कन्फर्म क्वार्टर्स कहते थे। और जो अच्छी लेवल के जो अफसर जो थे लेवल पे, जैसे कोई अकाउंटेंट है, कोई उनकी मिल के अंदर CEO है उनका, उनके लिए उन्होंने अच्छे डिफरेंट घर थे, मतलब बैंगलोर स्टाइल में। Okay, and Industrial Relation Commission was set, a very most important point for the settlement of the dispute amongst the laborers through their trade union. Underlying the trade union, the junior courts were set up in the respect to the laborers could have the right to take their causes to the labor court. अब ऐसा होता था, मैंने इसे लेबर कोर्ट का बताया, हमारे यहाँ अभी भी अगर किसी लेबर का, अगर किसी मजदूर का कोई किसी भी किस्म का कोई इशू आया है, कोई भी, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज आया है, उसको नौकरी से निकाल दिया है, या उसके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी की गई है, ये उसका राइट है कि वो अपने किसी भी किस्म के केस को फर्दर लेबर कोर्ट के थ्रू प्रोसीड कर सकता है। अच्छा, अब वो लेबर कोर्ट का मतलब था कि जब वो कोर्ट में जाना है, कोर्ट में केस पुटअप होना है, और फिर फर्दर प्रोसीड होना है। उस मिल में जो भी कोई इशू है, उसका कोई डायरेक्टर के साथ है या अपने रिगार्डिंग बॉस के साथ है, कुछ भी, उसको फिर आगे प्रोसीड किया जाता था। और उसके एक्ट के थ्रू वो केस जो था, अगर वो जीत जाता था, वो दोबारा अपनी नौकरी पे रीस्टेट हो जाता था। ये जो भी कोई उनके इस किस्म के इशू होते थे, उनको उनका राइट वे लाजमी मिलता था। इट्स वन ऑफ द गुड पॉइंट। ओके,
नंबर 7 पोस्ट ऑफ, एक बात ज़हन में रखिए कि जब आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि whenever you read your text is one of the good opportunity for all of you to read more many times, but keep in mind underline these facts are very important, क्योंकि जब अपना आप डिटेल क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि all the power points रट्टा मार के क्रैमिंग पे प्लीज़ सारे बच्चे जो हैं वो ज़रा कम फैक्ट किया करें। क्रैमिंग को करने की बजाय आप लोग पावर पॉइंट्स को पढ़ें, उनको पढ़ के उनको लिखने की कोशिश करें। उसके लिए अगर आपको कोई वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं, यू ट्राई टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ योर थिसॉरस, विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, विद द हेल्प ऑफ योर ई लर्निंग डिफरेंट सर्विसेज। अगर देखें आपके पास अच्छे ऐप मोबाइल्स हैं तो उसमें आप लोग देखें नेट पे कितने अच्छे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। आप पावर पॉइंट्स को ऐड करें, उसका पूरा फॉर्मेट आ जाता है जो आपको चाहिए होता है। ओके, was responsible for the settling the differences between the mill owners and the laborers. Mill owners were bound to give solid reason before termination of a laborer for the job security purpose so that unfair termination could be avoided. अब ये भी बड़ा अच्छा फैक्ट था कि मिल के मालिकान जो थे उनके ऊपर एक तो कह सकते हैं कि इस चीज़ का बर्डन था कि वो अपने लेबर को, मजदूर को बगैर किसी सॉलिड रीज़न के मतलब नहीं निकाल सकते। अगर किसी मजदूर के ऊपर कोई चार्ज आता है किसी भी किस्म का, वो कोई उसकी जॉब से रिगार्डिंग आ जाता है, कोई करप्शन का आ जाता था या कोई स्टीलिंग का हो जाता था या कोई अनफेयर मीन यूज़ करने का होता था, जो भी उस सॉलिड रीज़न के थ्रू उसका पहले केस अगर बनता था, पुटअप होता था, फिर वो उसको निकाल सकते थे। अदरवाइज उसको निकालने का राइट नहीं होता था। अगर ऐसा कुछ था तो उसके मैंने पहले बताया कि वो फिर फुल प्रोटेक्टिव वे में अपने प्रोटेक्शन के साथ जो लेबर है, जो मजदूर तबका है, वो अपने केस को प्रोसीड करने का राइट रखता था कि मैंने अपने ऑनर के अगेंस्ट जो वो केस मतलब हायर करना है और फिर वो फर्दर प्रोसीड होता। और अगर वो मजदूर जीत जाता था केस, विक्ट्री उसको हासिल होती तो वो फिर से अपनी जॉब पे रिस्टेट होता था और उसके जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे होते वहीं से उसको स्टार्ट किया जाता था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, भुट्टो साहब ने, जैसे कि आपने प्रीवियस फैक्ट में पढ़ा, मैंने आपको बताया कि भुट्टो साहब ने अपने दौर में सबसे ज़्यादा, चूँकि खुद वो लैंड लॉर्ड थे और उन्होंने जब ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया तो उस वक्त ज़्यादातर जो लोगों को ग्रैब किया गया वो लैंड लॉर्ड पीपल थे। लैंड लॉर्ड जो लोग थे ना, उन्हीं को ही भुट्टो साहब ने कहा कि आप लोग अमीर तबका हैं और आप लोग इतने बेनिफिट्स ले रहे हैं, अगर आप इतने बेनिफिट्स इतनी अबव बेसिस पे जाके ले रहे हैं तो व्हाट अबाउट द लोअर लेवल, लोअर लेवल को सपोर्ट करें। ओके, जिससे जो लैंडलॉर्ड तबका था ना वो इतना उनसे खुश नहीं था, अनहैप्पी था। ये भी एक फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा जब वो उनकी ऊपर मतलब कैसे मार्शल लॉ जब आया, जब ज़िया साहब आए तो उस वक्त इन फैक्ट्स में ये भी फैक्ट था कि जो बैंक्स जैसे उन्होंने नेशनलाइज किए, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी, स्कूल नेशनलाइज कर दिए, कॉलेजेस नेशनलाइज कर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो वो जो पॉलिसी एक्ट था ना वो बहुत सारे लोगों को डाइसेक्ट नहीं हुआ, स्पेशली जो लैंडलॉर्ड पीपल थे। ओके, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या थे कि ज़रूरी सतह पे इन्होंने क्या देखें, पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर, इन साउथ एशियन कंट्री पाकिस्तान इज़ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर, नॉट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, you say Sri Lanka, okay, but Pakistan is very good in agriculture now time and slowly gradually इस टाइम को अगर आपने, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे फ्लॉस हैं जो पूरे नहीं हुए। अगर हम इंडिया को देखें तो कंपेयर विद इंडिया, इंडिया इज़ वेरी मोर देन बेटर इन एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू अस, बिकॉज वहाँ पे इरीगेशन सिस्टम बहुत अच्छा, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत, उनके डैम्स, रिवर, लेक्स, ओशन, तो सो दैट्स वाई एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होता है आपका इरीगेशन पे, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होता है आपकी लैंड फर्टिलिटी पे, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होता है आपके उन रिसोर्सेज पे जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आज का किसान तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, आज का किसान तो एज़ कम्पेयर टू द पास्ट फार्मर अगर हम लें, हमारा आज का फार्मर तो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसको टेक्निकल टेक्निक्स आ गई हैं। अब मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू आप लोग देखें तो बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने अपनी फर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू मोबाइल फोन, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्सेज, थ्रू लोन्स, थ्रू डायरेक्टर्स, थ्रू डिफरेंट मेगा मल्टी मेगा फर्टिलाइजर्स, ओके, बाय प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट उन्हें टेक्निक्स देती है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स होते हैं वो उन्हें हेल्प आउट करते हैं। सो ये चीज़ें ऐसी थी जो भुट्टो साहब ने जब एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में जब आए तो उन्होंने कैसे इस प्रोफेशन को हैंडल करवाया।
Okay, agriculture is agriculture is the profession. Okay, profession कहते हैं पेशे को. Okay, of a majority of population in Pakistan. That's true, not wrong. Okay, to save the farmers from Bhutto government announced the following agriculture reforms for the farmers and agriculture development. Number one, the limit of land, जमीन की एक लिमिट थी, ठीक है, हद मुकर्रर थी. Irrigated ऑनरशिप जिसके मालिकान होते थे, irrigated by canals, उनको सैराब करने के लिए या एक लिमिटेशन अनाउंस की कि इतनी एक लैंड अगर आप लोगों के पास है, एकड़ में है, ठीक है, जो भी इसका स्केयर आता है, was fixed up to 150 acre and land irrigated by natural rain was up to 300 acre. Please, it's also part of your short question. Please highlight it. The land beyond these limits was जी जब शॉर्ट क्वेश्चन आपके टैक्स से रिलेटेड मैं आपको कहूँगा ना, विच इज रिलेटेड योर एक्सरसाइज, प्लीज़ आप फॉरन उसमें ना नंबर क्वेश्चन का जो है ना वो बाद में लिखिए, लेकिन उसको आप अंडरलाइन करके मेंशन करिए शॉर्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म, राइट अ लिटिल शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आप उसके ऊपर लिखें, क्योंकि जब आप लोगों की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली इंडिकेट हो जाएगा. This is the part of your exercise short question. Okay, book based short question. Okay. Then by the March, please underline, by the March 1976, 1.5 million acres of land was distributed to farmer. अब भी एक और अच्छा पॉइंट था भुट्टो साहब ने क्या किया, अपनी जब ये नेशनलाइजेशन के प्रोसेस मतलब हुए और फिर जब वो ये एग्रीकल्चर के टाइम में आए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, जब हम कंटिनेंट के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट में हम लोग आए, तो हमारे यहाँ ज़मीनें बिल्कुल बैरन पड़ी, मतलब कोई बैरन से बरात था कि फर्टिलिटी उसके ऊपर कोई नहीं थी, बिल्कुल टोटल ब्लैंक थी. भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पे सिंध में, पंजाब में स्पेशली जहाँ पे ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म स्ट्रॉन्ग पाया जाता है, उधर उन्होंने फार्मर्स जो कम्युनिटी थी, पुअर फार्मर्स जो थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये बनाई कि अगर आपको गवर्नमेंट जो है वो मतलब हम लोग जैसे उन्होंने भी गवर्नमेंट को ऑन करते हुए कहा कि जस्ट डिलीवर द फ्री ऑफ कॉस्ट अ प्लेस और ए लैंड प्लेस टू द पुअर नीडी फार्मर्स. लेकिन उनके दौरान एक कमिटमेंट हुआ, फार्मर्स बड़े हार्ड वर्क करोगे, अगर फार्मर्स की हिस्ट्री को पढ़े ना, फार्मर्स आर रियली वेरी एनर्जेटिक, वेरी हार्ड वर्किंग एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक अच्छे फार्मर में. सो दैट्स वाई उन्होंने फार्मर्स जो यूनियन थी, जो फार्मर पीपल थे, उन लोगों के लिए एक लैंड की सिलेक्शन की, ये लैंड है, वो लैंड उन्हें गवर्नमेंट के प्रोसेस के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू दी गई. अब बाकायदा उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए, फर्टिलाइजर्स लाइक से डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके, ट्रैक्टर, ओके, वाटर इरिगेशन सिस्टम उनको अच्छा स्ट्रॉन्ग दिया गया, वेल सिस्टम प्रोवाइड किया गया, ट्यूबवेल्स दिए गए, जो भी इस वक्त के रिसोर्सेज उनको दिए गए. और फिर इनके मैंने एक एग्रीमेंट हुआ कि यू आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड बट यू बी कैपेबल टू अप्रोच फॉर द फर्टिलिटी, आपने फर्टिलिटी इस पर लेकर आ गए. उस वक्त का किसान, अगर हम लोग ने ना, आज तो एक मॉडर्न फार्मर है, उस वक्त का किसान ऐसा था जो अपने हाथ से उसको ज़मीन को डिग करता, खोदता, दिन भर मेहनत करता, रेन कास्ट का कोई जो था, फोरकास्ट का, रेन कास्ट का, वेदर कास्ट का, किसी भी किस्म की उसको परवाह नहीं होती थी. ऐसा अब नहीं है. आज का फार्मर तो बहुत मॉडर्न है, उसके पास तो एक वेल इस्टेब्लिश मटेरियल मौजूद है और यहाँ यहाँ से उसको यूटिलाइज कर लेता है. हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब भुट्टो साहब ने फार्मिंग जो पॉलिसीज थी फार्मर्स के लिए अच्छी बनाई. तो ये एक ऐसा एक्ट था जिससे जो गरीब तबका था, खास करके फार्मर्स जो थे, उन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हुई. एंड the surplus land would be taken over by the government. ये मेंशन करें प्लीज. The army officers were exempted from this policy. उसमें आम जो फोर्सेस थी, आर्मी थी, मतलब उनको एक्सपेक्ट किया गया. Number 3, no one except for educational institutions was allowed to cross the limit of land. It's also one of the good point of this policy. Only, number 4, only landlords would pay the land and water tax. Please underline this point. Only landlords would pay the land and water tax. The peasants would exempted from it. The farmers थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, सिर्फ लैंडलॉर्ड पे ये लॉ लगाया गया. No extra land was allowed for the livestock farm, stable and garden. Extra land in places in areas के लिए, projects के लिए livestock department, farmers, stable and gardens. Few points there.
6. All hunting grounds except for those with the historical background were taken over by the government. Okay. The landlords were not allowed to evict the peasants one-sidedly. Only those peasants farmers को कहते हैं synonym में could be evicted who did not give appointments or violated the rule. कि farmers जो थे उन्हें इस चीज़ की स्ट्रीम दी जाती थी, उन्हें ज़ाहिर वो लोग उस वक्त में एजुकेटेड नहीं होते थे, उन्हें जो भी उनकी मकामी रीजनल लैंग्वेज जो थी वो बोल के बताया जाता था कि आपने वायलेशन नहीं करनी, एक्ट्स का ध्यान रखना है, आपके लिए क्या चीज़ सपोर्टिव है क्या नहीं. Fragments of the land were combined under a new scheme named प्लीज अंडरलाइन करें यहाँ से fragments of land were combined under a new scheme. एक न्यू स्कीम और इंट्रोड्यूस की गई जिसकी फॉर्मेशन जो थी वो लैंड पे थी रखी गई. फाइनेंशियल एड वाज गिवन. इसके लिए फाइनेंशियल एड वो होती है जिसको कौमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल बैनुल-अक़वामी और नेशनल लेवल पे सपोर्ट किया जाता है. और डिफरेंट जो मतलब कह सकते हैं कि हमारे यहाँ चैरिटीज़ लोग वो देते हैं या लीड करते हैं वो इसको प्रोसीड करते हैं. प्लीज़ हाईलाइट करने पॉइंट. इन सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी लाइक डायरेक्टर्स. प्लीज़ अंडरलाइन. ये आप रिसोर्सेज देख सकते हैं, आपके पीछे के रिसोर्सेज हैं. लेबर्स प्रोटेस्टिंग राइट्स आपने पढ़े हुए पीछे क्योंकि अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें कैसे आगे फैसिलिटेट करते हैं. हमारे लेजिस्लेटिव लशपश करते हैं, हमारे फील्ड्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं. अपलोइंग विद द डायरेक्टर, खेतों में हल चलाना. ओल्ड टाइम अगर हम लोग देखें, अगर आप 6-7 स्टैंडर्ड हिस्ट्री में जाएं, गो बैक टू द सोशल स्टडी इन क्लास 6 and 7, click your immediate mind or brain about the social studies. We read about the Indus civilization. कि उस वक्त लोग जो थे ओपन बॉक्स का यूज करते थे ओल्ड मेथड में. ठीक है. अब फ्लोइंग विद द डायरेक्टर्स, मॉडरेट करना मतलब किसान जो उस वक्त जिन्हें ज़्यादा अच्छी टेक्निकल टेक्निक्स दी गई, दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू यूज द कैरेक्टर्स. ओके. कैरेक्टर्स यूज करते थे. सो कैरेक्टर्स दिए गए, लोन्स कर्जे दिए गए वर ग्रांटेड टू द फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड ऑन इजी इंस्टॉलमेंट. उसकी इंस्टॉलमेंट होती थी बैंक्स के थ्रू, बकायदा उनके पेपर फिलअप होते थे. उसके अंदर वो अपने जो भी कोई अपना एरिया अपना डिमांड जो था वो पुटअप करते थे और उनको फर्दर वो मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होती थी किस जिसको कहते हैं वो लोग देते थे. लोन दिए जाते थे कि आप लोगों ने अगर अपनी ज़मीनों पे ओन करना है, अपने काम को बेहतर करना है, तो बैंक जैसे हमारे यहाँ ज़रूरी बैंक हैं, एग्रीकल्चर बैंक्स हैं, उनकी पॉलिसी है. डिफरेंट अदर बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को कैसे मतलब फैसिलिटेट करते हैं. मतलब अब बार बार एक चीज़ होती है कि एक चीज़ स्टार्ट होती है जब, तो उसका स्टैंडर्ड जो होता है उस वक्त एक इंट्रोडक्शन ही होता है. जैसे जैसे फर्दर गवर्नमेंट उसको प्रोसीड करती है, अदर गवर्नमेंट्स करती हैं, उस एक्ट पे काम करती हैं, उसमें फर्दर उसके अंदर क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं. दैट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स. I think you are just capable to read it by yourself and underline the PowerPoints. Next inshallah ताला हम लोग लेक्चर में impact of nationalization on industry, education, commerce and trade. We read in the next lesson. Okay? लेकिन उससे पहले कि मैंने आपको असाइनमेंट वर्क देना था, जिससे मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आपको पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था. उससे आज मैंने ज़िया साहब का भी बात सीखा है और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर या क्वेश्चन जो है मैं पढ़ देता हूँ, समझा मैं आपको. जैसे ज़िया साहब का टेन्योर आएगा तो मैं दूँगा ताकि अपने नोटबुक अपने टेक्स्ट बुक पे इस रेफरेंस को भी लगा लीजिएगा. ओके. नेक्स्ट पर्सनैलिटी और नेक्स्ट टेन्योर वी रीड अबाउट द ज़ियाउल हक within I think so lecture number 4. Okay. Who was Ziaul Haq? Very good point. Our short personality question. Who was Ziaul Haq? Ziaul Haq, tenure mentioned here 1924 1988. Tenure mentioned with the help of your blue marker 1924 1988. A former president of Pakistan, President Sadr, born in Punjab and well trained in Indian military academy, was appointed in 1966. I repeat that tenure, 1966. The Command and Staff College, Pakistan. Okay. He was made Chief of the Army Staff. He was made Chief of the Army Staff in 1976. Okay. He also served as guarding in the military corps in July 1977. जैसे हम ये पढ़ेंगे उससे आपको क्लियर होगा कि भुट्टो साहब के टेन्योर में जब उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ या उनके साथ क्लैश हुआ तो वो उन्होंने जैसे मार्शल लॉ अनाउंस किया तो उसकी क्या रिव्यू थी. ये मैंने एडवांस इसलिए दिया है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्वेश्चन पर्सनैलिटी का मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. सिमिलर आपने इस क्वेश्चन को भी ड्राफ्टिंग पैड के पेज पे लिख के राइट द क्वेश्चन आंसर विद हेडिंग डेट डे on drafting pad page and paste on your
textbook. Okay, he became president of Pakistan in 1978 and he died in airplane crash हुआ था in August 1988. Okay, that is the end of this lecture, and be careful about your PowerPoint, be careful about your reading, and please make sure you're thoroughly reading. And most important thing, whenever you want to complete your assignment regarding your historical fact, regarding your fact and figure, try to use your rough register and different links through encyclopedia books, to historical books, to YouTube, to movies, and especially newspaper. And please watch news channels, different good news channels on daily basis for your good encyclopedia in your storage in your brain. Thank you, goodbye, God bless you all of you. Allah Hafiz.